वेलकम टू फेयर मीडिया। आज बात करेंगे, कल इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अपने राजस्थान के दौरे पर एक टिप्पणी की है, जो अगर कांग्रेस सरकार बनाने में आती है या फिर कांग्रेस की सरकार बनती है तो देश की संपदा, पूरा वेल्थ पूरा मुसलमानों को बांट देंगे कांग्रेस वाले, लिहाजा ये लोग को वोट नहीं डालना, या फिर ये कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं डालने का इनडायरेक्ट मतलब से ये बात कह दी है। लेकिन ये कंप्लीटली इंडियन पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का उल्लंघन है, सेक्शन 125 के हिसाब से। और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड टेक एक्शन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि ये मुसलमान का नाम, इस मुस्लिम का नाम लिए बगैर तो ये कभी जिंदगी नहीं गुजारे, और इनकी पूरी जिंदगी मुस्लिम के खिलाफ और मुस्लिम कल्चर के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ और मुस्लिम के हैबिटेशंस के खिलाफ में इनकी आरएसएस में जो काम कर रहे थे उनकी जिंदगी गुजर गई। लेकिन अब हम बात करेंगे, ये एक सच्चाई की बात, सच्चाई जो सच होती है वो सच बताने में या सच बोलने में, या कोई बड़ा आदमी झूठ बोलने से सच झूठ नहीं होता और झूठ सच नहीं होता। जो सच्चाई अपना आइडेंटिटी रखती है, और वो सच्चाई को कोई बड़ा आदमी बोलने से या घट जाती नहीं, या फिर झूठी बात को बड़ा आदमी बोलने से सच नहीं होता। ये बिल्कुल सरासर गलत है। वो इसलिए गलत है कि 2005 में यूपीए 1 गवर्नमेंट थी। यूपीए 1 गवर्नमेंट ने क्या किया, मुसलमानों के सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है हिंदुस्तान में, ये जांच करने के लिए राजेंद्र सच्चर को नियमित किया। क्यों किया? मुसलमानों के हालात को स्टडी करके अपने रिपोर्ट सबमिट करने के लिए यूपीए 1 गवर्नमेंट राजेंद्र सच्चर को अपॉइंट किया। तो राजेंद्र सच्चर अपने रिपोर्ट तो पेश करे नवंबर 2006 में कांग्रेस गवर्नमेंट ही फिर उसको पार्लियामेंट में पेश किया और उसके ऊपर डिस्कशन की, और जो रिकमेंडेशंस थे वो रिकमेंडेशंस को तो पूरी दुनिया जानती है, पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं राजेंद्र सच्चर के रिपोर्ट्स क्या है। मैं अब उस रिपोर्ट्स पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात तो मैं जरूर याद दिलाऊंगा कि मोदी अगर बोलते हैं तो क्या झूठ बात सच होती है, या फिर मोदी नहीं बोलते हैं तो क्या झूठ बात, कोई भी अगर छोटा आदमी, छोटा बड़ा आदमी एक मामूली सुबह में 6 बजे उठकर चाय के ठेले के पास या फिर झाड़ के नीचे, या फिर जो भी 10-15 लोग जमा होते हैं सुबह एक ग्रामीण वातावरण में, एक छोटे छोटे विलेजेस में जो हालात चलते हैं, फर्स्ट की सुबह पेपर पढ़ने से चाय की बंडी के पास एक रिक्शा वाला भी अगर हैदराबाद में देखे, तो दिल्ली में भी, दिल्ली के ओल्ड सिटी में भी देखे तो एक चाय पीते हुए रिक्शा वाला जो पेपर पढ़ता है, उर्दू पेपर या फिर अपने लैंग्वेज का पेपर पढ़ता है, तो वहां से सुबह शुरू होती है। राजेंद्र सच्चर के रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसलमान नेशनल एवरेज लिटरेसी से भी कम साबित हो गया है। नेशनल लिटरेसी 64.8 था, तो मुसलमान का लिटरेसी रेट 59.1 है, यानी नेशनल लिटरेसी पावर से भी मुसलमान का लिटरेसी पावर कम है। यह राजेंद्र सच्चर का रिपोर्ट है, और ये राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट कौन से आंकड़ों पर डिपेंड करी? 2001 के सेंसस के रिपोर्ट के ऊपर ये राजेंद्र सच्चर ने अपने फाइंडिंग्स दी है। ये अपने फाइंडिंग्स में ये तक बताते हैं कि सैलरीड प्रोफेशनल्स, मुसलमान सैलरीड प्रोफेशनल्स, ये लोग का रिप्रेजेंटेशन एससी से भी कहीं दूर, बहुत छोटा है, बहुत कम है। SC/ST के रिप्रेजेंटेशन से भी बहुत छोटा है, बहुत कम है ये लोगों का रेट ऑफ परसेंटेज इन रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सेक्टर्स। और कौन सी बात लेंगे, जो मुस्लिम डोमिनेटेड विलेजेस है उसमें 40% तो मेडिकल प्राइमरी एड सेंटर तक गत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। ये मोदी साहब जो 2014 में आए, जब जिसकी आंख खुली, ये
ये वीरांगना या फिर कंगना, ये जो है जब भी हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस आया, ये बात कितने जाहल लोग और जितने संगी लोग, जितने भक्त लोग जानते हैं, वो लोग का तो कोई हिसाब नहीं है आज के दौर में। लेकिन मोदी बोलो या मोदी के कोई भी बोलो, एज ए प्राइम मिनिस्टर बोलो तो भी ये गलत है। या छोटा आदमी राजेंद्र सचर कमेटी क्यों बनी गई, वो एक बात अगर पढ़ते होते तो हमको ये बात करने की नौबत नहीं आती। बेवकूफ पहले बात करता है, बाद में सोचता है। एक सच्चा इंसान और एक पढ़ा लिखा आदमी सोच कर बात करता है। ये सोच के बात करना एक सही आदमी की निशानी है। जो पढ़ा लिखा तकरीबन होता है, तकरीबन लोग पढ़े लिखे सोच कर बात करते हैं। जो बेवकूफ होते हैं वो पहले बात करके बाद में सोचते हैं। तो ये गिनती में चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो या फिर चीफ मिनिस्टर हो या कोई हो, कोई वो लोग का डिजिग्नेशन, वो लोग का बड़ापना, वो लोग का जो स्टेचर, जो कोई मायने मतलब नहीं रखता है। लिहाजा हम उस बात का खंडन करते हैं, राजेंद्र कमेटी सच्चाई रिपोर्ट क्यों बनी गई, वो भी कांग्रेस की गवर्नमेंट में। तो लिहाजा मोदी सरकार या आरएसएस या बीजेपी वालों का मंशा ये है कि फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन में वो लोग का जो पोजीशन है, पब्लिक वो लोग को जो रास्ता बताई, माइनस यानी लास्ट टाइम जो पोलिंग हुआ था टर्नआउट उससे भी कम बाज इलाकों में चला गया। जो इलेक्शन हुए हैं वो उसमें आधे से ज्यादा वोट इंडिया अलायंस लीड कर ले रही है। ये बात वो लोग को भी पता हो गई और इंटरनल आरएसएस के सर्वे में भी पता है, बीजेपी के लोग को भी पता है। और यहां तक ये लोग बीजेपी के कैडर में और आरएसएस के कैडर में इतना डिफरेंस आ गया कि मोदी नागपुर में रहते हैं और गडकरी भी नागपुर में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं मिलते, क्योंकि मोदी का और गडकरी का आंकड़ा 36 का आंकड़ा है। ये गडकरी साहब भी वही प्रोडक्ट है आरएसएस के, ये मोदी भी वही आरएसएस के प्रोडक्ट है। फर्क इतना है, वो एक डिसेंट जेंटलमैन है और एक मॉडरेट फेस है, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी का फेस था, वो वैसा फेस नितिन गडकरी का है। और रफ फेस और एकदम घटिया ख्यालात, झूठ और देश को धोखा देना, लोग को धोखा देना, ये पूरी जिंदगी 10 साल में गुजरी है। और वो 10 साल के पीरियड से पहले भी जो चीफ मिनिस्टर बन के 10 साल थे, वो भी वैसे गुजरात का कोई मॉडल सही नहीं है और कौन से स्टेट का मॉडल सही नहीं है, और ये लोग को कोई मॉडल नहीं है, और ये लोग का कोई फार्मूला नहीं है, ये लोग की कोई फिलॉसफी नहीं है, ये लोग का कोई प्रिंसिपल नहीं है। इवन दो ये लोग एक मैड मैक्स की तरह जीते हैं हिंदुस्तान में, ये लोग का मतलब पावर हासिल करना है। इस वक्त मुसलमान का नाम क्यों लिया गया मोदी साहब को, क्या जरूरत पड़ी थी? इसका मतलब यह हो गया कि मुसलमान हिंदुस्तान का कांग्रेस के सपोर्ट में और कांग्रेस को ही वोट डालने जा रहा है। और फर्स्ट फेज में जो रिपोर्ट्स आई है अलग अलग राज्यों से, जहां तक के मुसलमान लेडीज के और जेंट्स के वोट काट दिए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग वोटर स्लिप लेके गए हैं वो लोग को भी वोट डालने नहीं दिया गया वहां के लोगों ने। यानी फर्स्ट फेज में ये 2 चीजें आई हैं। और बीजेपी के पूरे खेमों में एक हड़बड़ी हो गई है कि टर्नआउट कम हो गया है, टर्नआउट नहीं पड़ा है। ये लोग टर्नआउट अगर ज्यादा होता तो पब्लिक में जोश होता, पब्लिक में एक जील होती, वो जील नहीं दिख रही है और जो जोश पब्लिक में नहीं दिख रहा है। और मोदी का वेव कभी तो दिखा ही नहीं, हमको तो पहले से नहीं दिख रहा है। मैं तो 1.5 महीना पहले वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप लोगों को भी अवेलेबल होगा। अगर आप हमारे फेम मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते हैं, उसमें आप देख सकते हैं हम कितने दिन पहले बीजेपी को कितने सीट्स आने वाले हैं, कितने नहीं आने वाले हैं, हमने डिटेल में तेलुगु लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी हमने कह दी थी। बहरहाल फिर मुद्दे पे आते हैं, मुसलमान ये आज कांग्रेस को वोट डालने जा रहा है, इसीलिए एक एडवांस सोच ये लोग का आईटी सेल वाले हो या फिर प्राइम मिनिस्टर के जो इंटरनल सर्किल के असिस्टेंट्स हो या वो लोग की लाभी हो, ये बता दिया कि कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो पूरा बांट देंगे,
नेशनल वेल्थ को बांट देंगे। अगर कांग्रेस वाले यूपीए 1 में अगर बांटते तो फिर सचर कमेटी को क्यों अपॉइंट करते थे? और 2006 में राजेंद्र कमेटी सचर जो रिपोर्ट दी है उसमें 15 पॉइंट फार्मूला दिया गया है। 15 पॉइंट फार्मूला के लिए वही कांग्रेस सरकार ने स्पेशल बजट भी एलोकेट नहीं किया गया, लेकिन जनरल बजट में प्रमोशन के लिए लिखा गया 15 पॉइंट फार्मूला। और नेक्स्ट इलेक्शन में वो गवर्नमेंट तो हारी गई, उसको वोट दिया नहीं गया, वो इलेक्शन में हार गई है कांग्रेस पार्टी। तो ये हिसाब से 2006 में जो राजेंद्र कमेटी सचर रिपोर्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो रही बात नेशनल वेल्थ को मुसलमानों को बांटने का मुद्दा कहां से निकलता है? ये हमको कांग्रेस के खिलाफ बात कराने के लिए, हमको बात करने के लिए मजबूर करने के लिए ये मोदी जी ने ये मुसलमानों का मुद्दा उठाया है। वैसे तो दिन और रात गुजरता नहीं बगैर मुसलमान का नाम लिए के। बगैर मुसलमान, अगर हिंदुस्तान में मुसलमान ही नहीं रहता तो बीजेपी भी नहीं रहती। और दूसरी बात, ये लोग दिन रात और अंग्रेजों के जमाने से, अंग्रेजों की चापलूसी से, अंग्रेजों के माफीनामे से, सावरकर के माफीनामे से और जितने भी लोगों के माफीनामों से, जेल का डर, लाठी का डर, बुलेट का डर, फांसी का डर, लिहाजा ये लोग एकदम डरपोक लोग हैं। और ये लोग हमेशा से पावर के भी आड़ में, सत्ता के आड़ में अपने जितने भी कांड किया है वो सत्ता के आड़ में ही किया है। और कुछ लोग को पैसे देकर, जैसा मालेगांव ब्लास्ट, जैसा पाटना ब्लास्ट, जैसा कि वो समझौता एक्सप्रेस, जैसा कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट, वैसा दिल्ली ब्लास्ट, जितने भी ब्लास्टिंग हुए हैं यूपीए 2 के दौरान, वो सब कांड के पीछे पुराने आरएसएस लोग और आरएसएस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े सो लोग का ही हाथ है। इसके बारे में अगर बात करना ही है हमको, तो फिर आईपीएस ऑफिसर उनको जेल में क्यों डाला गया? एक और एटीएस के चीफ, महाराष्ट्र के एटीएस चीफ, उनको इनसाइड के लोगों ने क्यों मार डाला? ये सवालात का जवाब अगर हम निकाल पाते हैं तो फिर किसका कांड कौन क्या करते हैं ये पता चलता है। वाकई में अगर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को, जैसा मोदी साहब अपने अदानी अंबानी को नेशनल वेल्थ, पकौड़ी के दाम, चूड़े के दाम, पुठाने के दाम, जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी है सेक्टर को वो बेच दिया, उसी तरीके से कौन मुसलमान खरीदा? वाजपेयी के सरकार में भी अरुण शौरी फाइनेंस मिनिस्टर डी, वो लोग जो जिसको प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को बेच दिया था, उसमें भी कौन सा मुसलमान खरीदा है? कौड़ी के भाव कौन खरीदा है? मोदी सरकार जितने भी पीएसयूज बेचे हैं और एयरपोर्ट्स बेचे हैं, फ्लाइट्स बेचे हैं और हर चीज बेच दिए हैं। हालात तक के ये हेलीकॉप्टर को बनाने की पुरानी कंपनी को भी बेच दिया है, वो उसी को हेमा मालिनी भी खरीदी है। और वो कांडा जो खरीदा है, जिसका नाम मैं लेना तक पसंद नहीं करता हूं, इसीलिए उसका नाम हम नहीं ले रहे हैं। तो फिर कौन सा मुसलमान खरीदा है ये जो मुसलमानों को हिंदुस्तान का वेल्थ बांटने की बात मोदी साहब कर रहे हैं? फिर चलिए हम मुसलमानों की बात, आज मौके की बात है, हम मुसलमानों के मौके की बात ही करेंगे। क्या फिर राजेंद्र सचर की कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान का तबका एससी एसटी से गए गुजरा है? रिजर्वेशन की बात तो हम कर रहे नहीं, अंडर रिप्रेजेंटेशन कितना है राजेंद्र कमेटी की रिपोर्ट एक बार पढ़ लेना चाहिए सबको। लेकिन दूसरी तरफ असल ये मुसलमान है कौन? ये मुसलमान आए कहां से? ये मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों है? और पाकिस्तान बनने के बाद ये हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों नहीं गए? अगर इस बारे में अगर बात करना है तो हम किराएदार नहीं, हम भी मकानदार हैं। हम मकानदार हैं
जो हमको गिनने वाले हैं, जो ये इस भारत की सरजमीन को अपनी समझते हैं, जो वो लोग भी माइग्रेंट्स हैं, वो लोग भी कहीं से सेंट्रल एशिया से हो या फिर इजरायली से हो या फिर इंडियन स्टेप पे अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया के स्टेप पे, इंडिया के एरियाज, ये 5 सप्त सिंधु मान लिया जाए या फिर पंज आब लिया जाए, पंज मीन्स 5, आब मीन्स पानी, पंजाब, 5 नदियों का भी एरिया लिया जाए या फिर सप्त सिंधु का सप्त सिंधु रिवर का भी एरिया लिया जाए, तो ये आर्यन कल्चर डेवलप कहां से हुआ, कैसा हुआ? ये आर्यन कल्चर के ऊपर कई किताबें लिखी गई, न्यू रिसर्चेस आ गए और वो नेशनलिज्म के दौर पर, नेशनलिज्म के नाम पर हिंदुस्तान की जो लिटरेसी है, लिटरेचर है, जो लिटरेचर संस्कृत में है, वो संस्कृत लैंग्वेज का ओरिजिन कहां से है, उसका रिलेटेड लैंग्वेजेस कौन से है पूरी दुनिया में, इसका लैंग्वेज के बारे में भी फिर एक बार बात करेंगे अलग से वीडियो में। लेकिन अब हम बात करते हैं पाकिस्तान जिस वक्त 1941 के सेंसस के जब पूरा 100 मिलियन मुसलमान था इंडिया के अंदर, 100 मिलियन में पार्टीशन के वक्त 65 मिलियन पाकिस्तान चला गया, 35 मिलियन इंडिया में रहेगा। ये इंडिया में रहने का मामला जो क्यों रह गया, 35 मिलियन मुसलमान इंडिया में क्यों रहने का मतलब क्या होता है? उस वक्त के हमारे दादा परदादा लोग ये जाने हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान में रहने के वालों के लिए 2 ऑप्शन चुने गए थे। मैं पार्टीशन के वक्त की बात कर रहा हूं। पार्टीशन के वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान को जाने का भी एक ऑप्शन था और हिंदुस्तान में रहने का भी एक ऑप्शन था। नो कंपल्सन फॉर मुस्लिम्स, माने ऑप्शन में से पाकिस्तान जाने वाले 65% है, तो हिंदुस्तान में भी 35% क्यों रुक गए? ये बात उस वक्त के महानायक जवाहरलाल नेहरू हो या फिर उस दरमियान के फ्रीडम फाइटर्स हो या फिर गांधी महात्मा हो या फिर कोई भी हो उस वक्त के, मैं ये बात फ्रीडम फाइटर्स बता रहा हूं। मैं फ्रीडम फाइटर्स जिसको कहते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स को लोग अपने जान मान जिंदगी को लगाकर हिंदुस्तान को आजादी लाए हैं, वो लोग का ये हक बनता है। माफी मांगने वालों का हक नहीं बनता है। ना लाठी खाए सो लोग का हिंदुस्तान नहीं होता है। ना ही कोई अपना सैक्रिफाइस अंग्रेजों को करे, वो कोई किसी को हक नहीं बनता है। जो सूली पे नहीं चढ़े वो लोग का हक नहीं बनता है। जो गोली नहीं खाए वो लोग का भी हक नहीं बनता है। जो कम्युनल राइट्स में मारे गए वो लोग का भी हक नहीं बनता है। मर गए सो लोग, जिन्हें पुलिस के आड़ में मारे सो लोग का भी कोई हक नहीं बनता है। फ्रीडम फाइटर्स को ही हिंदुस्तान को बनाने का हक बनता है। तो उस वक्त के लोग, इधर मुसलमान हो या सेक्युलर पार्टी समझे या फिर कांग्रेस पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो, उस वक्त के जिन्ना पार्टी के, तो ये बोलना चाह रहे हैं हम, उस वक्त हमारे दादा परदादा हिंदुस्तान में रहने के मतलब सेक्युलर, ये इंडिया हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे। ये बात नेहरू गांधी के साथ सुनकर इंडिया में मुसलमान लोग रुक गए हैं, 35 मिलियन। उस वक्त का आंकड़ा बता रहा हूं, आज 14.2 हो गए वो लोग। फिर मतलब क्या होता है यहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बनाते वक्त, फ्रीडम के वक्त, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। सेक्युलर की बात करने से ही यहां 35 मिलियन 35 मिलियन लोग यहां पर इंडिया में रिमेन्ड स्टेड इन इंडिया। ये हुई है बात। अगर उस वक्त हिंदू राष्ट्र बनने के बाद अगर करते तो हमारे दादा परदादा भी या फिर फेन मीडिया के लोग भी हो या इंडिया में जितने भी लोग हैं वो लोग उस वक्त सोचते थे कि पाकिस्तान का जितना टेरिटरी जाती है तो फिर दूसरों के लिए भी और भी टेरिटरी को वो लोग अपने अग्रीमेंट में या फिर उसमें मांग लेते थे शायद।
लेकिन हिंदू राष्ट्र के खिलाफ में जो मुसलमान ठहरा सो हिंदुस्तान में ठहरा, जो मुसलमान ठहरा सो हिंदुस्तान में आज ये नौबत आई और उसको 6th ग्रेड 5th ग्रेड का मुसलमान बनाने की साजिश की जा रही है। तो फिर एक बात, दूसरी और बात करते हैं हम, ये मुसलमान 1947 के पहले असल हिंदुस्तान में मुसलमान कौन, मुसलमान आया कहां से? अगर ये बात हम देखते हैं, इस बारे में अगर बात करते हैं तो मुसलमान का लफ्ज इस्लाम से जुड़ा होता है, तो मुसलमान मानने वाला है, वो जो मानने वाला होता है वो मुसलमान होता है। जो मुसलमान इस्लाम से जुड़ा होता है, इस्लाम खुद मक्का सऊदी अरेबिया में 610 AD, थोड़ा ये आंकड़े याद रख लीजिए ताकि कभी भी आपके वक्त या फिर कहीं पढ़ने में, कहीं सुनने में, लिखने में ये बात अगर आपके सामने आई तो हिस्ट्री को एविडेंस मानते हुए, रखते हुए 610 AD में मक्का मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके वक्त में इस्लाम पैदा हो गया। वहां से इंडिया को, या इंडिया का तो इस्लाम नहीं है ये बात हम मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं कि यहां का कोई बाशिंदा परमानेंट नहीं है, इस सरजमीन में पैदा हुआ सो उस वक्त जो 610 में सऊदी अरेबिया में जो मुसलमान बन गया था, वो भी रेडीमेड नहीं होते, कन्वर्शन होते हैं, चाहे किसी से भी हो। कन्वर्शन का माने यानी उस वक्त ईमान लाने की बात है। तो फिर हिंदुस्तान में भी ईमान कब लाए मुसलमान? ये मुसलमान कब से मुसलमान बने हिंदुस्तान की सरजमीन पर? और ये हिंदुस्तान के मुसलमान यानी लोग, उस वक्त के लोग, ट्राइब्स हो या फिर दलित हो या एसटीज हो या फिर किसी बुतों को, छोटे छोटे विलेज लॉर्ड्स को, विलेज गॉड्स को मानने वाले हो, वो लोग क्यों कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम में, मुसलमानों में? तो इसके बारे में हम बात करेंगे, अलग से हिंदुइज्म में जाना पड़ेगा, ये मुद्दा भटक जाएगा, लिहाजा हम इस वक्त नहीं बात करेंगे। इस वक्त बात करेंगे हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान का ही है, ये मजहब गैर हिंदुस्तानी भी क्यों ना हो, लेकिन इस हिंदुस्तान का मुसलमान, इस हिंदुस्तान उस वक्त अनडिवाइडेड जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान था, उस इलाकों का ही है। लेकिन अगर बात करें तो फिर हिंदुस्तान की पहली मस्जिद और हिंदुस्तान में कब आया, सरसरी तौर पर अगर लिए तो दो तरीके से हिस्टोरियंस बताते हैं, और उस बात का दलील भी है। जो जिस चीज की दलील नहीं होती, एविडेंस नहीं होता, उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। एविडेंस लेने में या तो फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसका रिपोर्ट देना चाहिए या फिर लिटरेचर देना चाहिए, जैसा कि ऋग्वेदा है। ऋग्वेदा इज एन एंशिएंट पीस ऑफ रिटन वर्क रिटन बाय द सीड्स एट द टाइम ऑफ लिविंग the Aryans or Aryan term Hindus. I say Aryan term Hindus. They have another religion. They do not belong to Indian subcontinental religion. ये बात रिसर्च करे सो लोग है, इसके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है, हम इसके ऊपर अलग से बात करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में पहले मस्जिद बनी सो कहाँ है वो, और कब से हिंदुस्तान में आया है, अगर इस बारे में हम बात करें तो 629 में पहली जामा मस्जिद चेरामन राजा ने बनाई थी। ये चेरामन राजा की जो मस्जिद बनाई वो रिकॉर्ड के खिलाफ में परसों एक वीडियो चैनल में देखने को आया है कि गुजरात राष्ट्र में काबा जिधर होता है उधर नमाज पढ़ी जाती है, हिंदुस्तान में वो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा के तरफ ये बताया गया। उसी के ऊपर और थोड़े फाइंडिंग्स बाकी है, उसके ऊपर दलीलें भी चल रही है पेश करने के लिए। लेकिन 629 में मालिक इब्ने दिनार त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में ये मस्जिद फर्स्ट बनी गई। लेकिन इस्लाम पहुंचा कब, यानी इस्लाम डेवलप होने में दो तरीके होते हैं। एक समुद्री तरीका
जो केरला तमिलनाडु के एरियाज में जो समंदरी मार्ग से आए, सो एक तरीका है। और दूसरा जंगों से इन्वेशन हमला कर उस वक्त, जिस वक्त छोटे छोटे किंगडम्स होते थे, छोटे छोटे डायनास्टीज होते थे, जो वो एक डायनास्टी दूसरे डायनास्टी को इन्वेट करके उसको हासिल कर लेता था, वो जमीन को हड़प लेता था, वहां के सोने को हड़प लेता था, वहां के हर चीज के ऊपर कब्जा जमाता था। और यहां तक कि वो लोग की औरतों पर भी वो लोग का हक जमा होता था। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये 2014 के बाद में जो अंधभक्त शुरू हुए हैं, हम वो लोग की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम अगर बात कर रहे हैं तो आयुर्वेदा के, ये ऋग्वेदा के ऊपर, ऋग्वेदा ग्रंथों के ऊपर बात कर रहे हैं, और कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बुक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, या फिर ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री बुक्स के ऊपर डिपेंड होकर हम बात कर रहे हैं, जिसकी दलीलें होती हैं वो एकेडमिक लेवल पे, स्टैंडर्ड पे वो लोग को पीएचडी दिए जाते हैं, 5-5 साल 10-10 साल। वो लोग रिसर्च करने के बाद में वो पब्लिश होता है, प्रिंट होता है। वैसे ही नहीं बोल देता, गैस की थ्योरी बना दिया तो बुक हो गई। चलिए मोदी साहब जितने भी साइंटिफिक थ्योरीज बताए हैं, गटर से गैस बनाना हो, या फिर गोबर से कुछ बनाना हो, या फिर राडार, बारिश में बादल आते हैं तो राडार नहीं दिखता, उनके जितने भी थीरीज है, 15-20 थीरीज है, आप चेक कर सकते हैं उनका। वो किसी भी दूसरी क्लास के कम से कम तक भी इनकी कौन सी थीरी का नाम भी लिया नहीं जाएगा। लेकिन हम जो बात बताते हैं वो बराबर से रिसर्च स्कॉलर्स और अपने थीसिस में सबमिट करने के बाद यूनिवर्सिटीज जिसको अप्रूव करती हैं, उस बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं। तो लिहाजा एक तरीका इस्लाम हिंदुस्तान में आने का समंदरी तरीका, दूसरा एक मुल्क दूसरे मुल्क को अरब के तरीके से फौज को लेकर उस मुल्क को हासिल कर लेना, हरा देना और वो लोग को बंदी बना देना, उस तरीके से भी अगर हम बात करें तो 712 एडी आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट, ये अंग्रेजी हिसाब लिया जाता है। जैसा कि बताया, इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद 610 में है, तो फिर इंडिया को पहुंचने में 712 यानी 102 साल क्यों लग गए हैं। हिंदुस्तान में जब उस वक्त भी लोग थे, इस वक्त भी लोग हैं, लेकिन 100 साल के बीच कौन सी कौम, क्या तरीके का पेनल कोड था, सिविल कोड था, कोड ऑफ कंडक्ट था उस वक्त, बादशाही कौन से कानून थे, ये पूरे हिस्ट्री बुक्स में पढ़े हुए हैं। हम कभी किसी दिन इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जितना हक इस सरजमीन पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को लेकर बनता है, जो अपने आप को हिंदुस्तान के बाशिंदे समझते हैं, वो लोग भी यहाँ के पैदाइशी लोग नहीं है, ये हम दावे के साथ कहते हैं। तो लिहाजा इस्लाम की बढ़ावत, इस्लाम स्प्रेड होने का मतलब अपने प्रिंसिपल्स पे हुआ है, या चाहे तो फिर आप पैगाम दावत पैगाम से भी हो सकता है और जंग से भी हो सकता है, क्योंकि जंग का मैदान ऐसा होता है जो जिया वही सिकंदर, जाने भी जाती हैं और जाने भी लेते हैं। तो ये बादशाह, ये अरब इन्वेशन से हिंदुस्तान में इस्लाम आया है, तो फिर दूसरा तिजारत और समुद्री इलाके से भी इस्लाम आया है। तो फिर हम उस वक्त से लेकर आज तक भी जो मुसलमान है, हिंदुस्तान को आजादी मिलने के बाद, आजादी के वक्त मुसलमान जो रिच था, जो पोटेंशियल था, वो पाकिस्तान चला गया। जो ईमानदार हिंदुस्तान को में यहीं रहने की बात जो ऑप्शन लेकर रह गई थी, वो लोग रह गए हैं। वो एक मुद्दा है जो मुसलमानों के सामने है और साथ में है। हम ये बात को छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक झूठ बोल रहा है, जिसको सच बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को यूज करता है, तो हम इसका खंडन करते हैं। यूपीए गवर्नमेंट भी मुसलमान की दोस्त नहीं है। अगर होती तो फिर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर और जो प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी तक, ये मुसलमानों की बदतरीन हाल क्यों हो गई है। फिर यूपीए 1 को राजेंद्र सचर की कमेटी को बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी, क्या आवश्यकता थी। राजेंद्र सचर की कमेटी ही हमारा एक जवाब है हिंदुस्तान के मुसलमान को
किस तरीके से कौन सी सियासत पार्टी फना बर्बाद करने के लिए तुली हुई है, पता कि ये इस बार पता कीजिए। एक बार अगर हम बात भी करें तो राहुल गांधी जी जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज करे हैं उसमें मुसलमान का वर्ड भी यूज नहीं किया गया है। तो फिर कैसे तवक्की करते हैं आप, यानी मुसलमान को फायदा कर देंगे कांग्रेस पार्टी? तो ये अपने मैनिफेस्टो में लफ्ज मुसलमान नहीं लिया, सिर्फ माइनॉरिटी का वर्ड ही यूज किया 3 बार, वो भी। तो ये कांग्रेस पार्टी भी कतराई है, वो लोग भी, क्योंकि हिंदुइज्म से और ये जो हिंदू राष्ट्रीयवाद ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन ये एकदम, इसको क्या कहते हैं, ये हैलोड है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। ये इसमें ब्राह्मणवाद होता है, जो अपनी दोस्तीवाद होता है, जो अपने लोगों को बढ़ोती नेशनल मिनरल्स को और हर नेचुरल मिनरल्स को अपने दोस्तों को बांटने की होती है, जिसमें कोई मुसलमान नहीं है। और हम भी ये बात डैम श्योर कहते हैं कि कोई मुसलमान इसमें फायदा नहीं उठाया। राजेंद्र सचर जी की रिपोर्ट ही गवाह है। तो लिहाजा मोदी साहब, आप बात करने से पहले थोड़ा सोच के पढ़ के बात कीजिए। आपको माफी तो आपके भक्तों ने देती है, लेकिन सभ्य समाज तो आपको माफ नहीं करेगा और हिंदुस्तान में आपको याद रखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।